Sir, what are the tax benefits that an individual can get by taking a home loan? Maximum tenure of a home loan, what it can be? अभी मैंने तो कोट ही ऐसे करके हिंदुस्तान में कई बार बिजनेसमैन होना गुनाह है। तो जब भी हम प्लॉट खरीद रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बैंकर से पूछना है, क्योंकि बैंकर नहीं बताएगा। Right, right, बहुत कम बैंकर बताएंगे। right. This is very important. वेरी इंपॉर्टेंट। Does taking a home loan clears the legal title? कई बार हम लोन अप्लाई करते हैं। So, what is the right age to take a loan? इफ आई मे आस्क यू व्हाट इज द राइट एज टू टेक अ प्रॉपर्टी, और लोन डिक्लाइन हो गया, बैंकर कहता है जी आपका क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट है। हाँ। आप कहते हो क्रेडिट कार्ड कौन सा बैंक का क्रेडिट कार्ड नंबर, तो वो कहते हैं जी हमें क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं पता। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि 2005 में कौन सा क्रेडिट कार्ड था 19 साल पहले जिसने डिफॉल्ट अपडेट करा था? जैसे 750 पॉइंट से ऊपर है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बनता है? पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट, हर एक का परसेंटेज डिफरेंट होता है। आप क्या एडवाइस करेंगे कौन से बैंक्स के लिए जाना चाहिए, पीएसयूज के लिए, प्राइवेट या एनबीएफसी? देखिए 2022 में होम लोन का इंटरेस्ट रेजिडेंशियल होम लोन का इंटरेस्ट 2.75 से 3.5% होता था। कैन यू गेस द रेट? व्हाट इज द रेट टुडे? 7% एंड अबव। ओ, ये तो मेरे ख्याल से लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा इन द लास्ट 40 इयर्स। अब जो सिनेरियो लास्ट 2.5 साल के अंदर रहा है, लोगों ने लीवरेज लेके अपना वेल्थ क्रिएशन इतना अच्छा करा है, होम लोन लेके इतना अच्छा वेल्थ क्रिएशन करा है कि होम लोन हैज बिकम अ ब्लेस्ड फॉर रियल एस्टेट मार्केट। होम लोन अच्छा है। टुडे वी हैव अ पर्सन विद अस who has experience of more than 23 years selling financial instruments into the market. वो होम लोन्स के अंदर अराउंड 19 साल से एक्सक्लूसिवली काम कर रहे हैं। He has been working with multiple banks, PSUs, private banks and NBFC. इनको nitty-gritties पता है about the home loans. इनको पता है कि leverage को कैसे use किया जाता है and how you can utilize the home loans or this leverage in a best manner. तो home loan अच्छा होता है। आइए इनसे डिस्कस करते हैं how the home loan works and कितना जरूरी है होम लोन रियल एस्टेट को ऑपरेट करने के लिए। Gaurav sir, it's a pleasure to have you here, a person with an experience of more than 23 years in mortgages, and you have done multiple loans. We can say in thousands. You coming with such an experience on our platform, obviously that will add value to our viewers, and they are going to learn a lot about mortgage market, how it works, और कैसे लोग benefit ले सकते हैं इससे। Thank you, Saurabh. Pleasure is all mine. And mortgage is a very knowledgeable product, and I guess the way real estate and financial services are growing in our industry, it is a need of the hour for everybody to have knowledge, and it's my passion. So I'm more than happy to come over here and spread the good word across. Right. तो sir, as you know, that market has been doing good. ठीक है, रियल एस्टेट मार्केट अच्छा कर रही है। It's been around 3.5 years की मार्केट ने आउटपरफॉर्म की है। ठीक है, और मार्केट में इट्स सिक्लिकल, मतलब मार्केट कभी नीचे जाती है, मार्केट रियल एस्टेट मार्केट कभी ऊपर आती है। ठीक है, आपने यू हैव सीन ऑल द फेजेस राइट नाउ। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, होम लोन इज गुड और बैड फॉर एनी इंडिविजुअल? You see, everything has two sides, अच्छे भी और बुरे भी, अगर तरीके से यूज करा जाए। होम लोन, इफ यू आस्क मी, नॉट बिकॉज मैं होम लोन का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करता हूँ, बट होम लोन इज अ गुड because it gives you leverage. It gives you leverage to enhance your borrowing capacity. राइट। आज मेरे पास अगर 10,000 रुपए हैं, हाँ जी। मैं 10,000 रुपए का सामान खरीदूंगा। राइट। बट अगर मेरे को कोई लेवरेज मिल जाती है एक ऐसे एसेट की जो एसेट अप्रिशिएट कर सकता है, तो मैं 10,000 की चीज के बदले 1 लाख रुपए की चीज भी ले सकता हूँ। राइट। सब्जेक्टिव, अगर मुझे 90,000 की बोरोइंग की डिटेल्स पता है, राइट। तो होम लोन भी वैसे ही है। द वे रियल एस्टेट हैज आउट परफॉर्म्ड एवरीबडी इन द लास्ट 3.5 years, राइट। तो जिसके पास जितने पैसे उतने हिसाब से वो प्लान करेगा, राइट। बट अगर आज फाइनेंशियल स्टिमुलस जो कि होम लोन के रूप में आता है या लोन्स के रूप में आता है, अगर इसको ढंग से यूज करा जाए, इट कैन रियली वर्क वंडर्स। राइट। बिकॉज द गुड पार्ट इज the home loans are coming on the longer tenure, राइट। so your monthly outflows can be changed according to your monthly income, राइट। and they're always giving flexibility कि कभी भी आप prepayment या part payment कर सकते हैं। तो you can literally plan your careers and your wealth creation accordingly, again within quoted commas, if used properly. राइट। सर कुछ एक एग्जांपल देंगे, जैसे लास्ट 3.5 साल के अंदर बहुत लोगों ने आपसे होम लोन लिया होगा, ठीक है, तो उस होम लोन को या उस लीवरेज को यूज करते हुए लोगों ने वेल्थ भी क्रिएट करी होगी। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल आप कोट करना। एग्जाम्पल देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आज 2020 में किसी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी वैल्यू 2.5 करोड़ है, एंड 75% बैंक फंड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स आर हैविंग अ पेमेंट प्लान जिसमें 10% मिनिमम कंट्रीब्यूशन कस्टमर को अपफ्रंट देना। राइट। तो 2.5 करोड़ के हिसाब से 25 लाख मैंने दिया, और अगर मेरी 1.7 या 1.75 करोड़ की लोन एलिजिबिलिटी है, तो जब तक वो प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी तब तक के जो डिसबर्समेंट के माइलस्टोन्स है जो बिल्डर मुझसे डिमांड करेगा, मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपने पैसे से दूं या मैं लोन के पैसे से दूं। बट अगर मेरा पैसा अभी मेरे पास हैंडी नहीं है, तो मैं लोन के पैसे से दे सकता हूँ और लोन को उसका इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ। राइट। तो देर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि जो प्रॉपर्टीज 2020 में आज एक्स वैल्यू पे थी, आज वो एक्स वैल्यू प्लस 2.5 टाइम्स है। राइट। तो अगर आप अपनी ढंग से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, अपनी इनकम के साथ असेसमेंट करते हैं, तो आप स्ट्रेटेजिकली उस मंथली ईएमआई या मंथली इंटरेस्ट आउटफ्लो को चैनलाइज कर सकते हैं, और जो वेल्थ क्रिएशन बाय द टाइम ऑफ हो रही है वो आपके लिए बोनस है। राइट। तो बेसिकली
ये स्टिमुलस आपको देता है कि आपने सिर्फ 25 लाख रुपए की इक्विटी दी और धीरे धीरे लोन का इंटरेस्ट पे करते रहे और आपने प्लानिंग करी कि अभी जब 1 साल बाद डिमांड आएगी तो मुझे अपना पैसा यूज करना है या फिर अपना पैसा नहीं यूज करके बैंक का लोन लेना है। राइट राइट तो यू कैन चैनलाइज कि अगर आपका खुद का पैसा लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स पे या बाकी जगहों पे 12 से 14% के रिटर्न दे रहा है और होम लोन पे 8.5 या 8.25% देना कोई चैलेंज नहीं है, Right. तो यू स्टिल ऑन द 4% साइड। Right. और द डे यू रियलाइज कि नहीं यार मुझे लायबिलिटी नहीं चाहिए, यू कैन जस्ट चेक आउट योर इन्वेस्टमेंट्स एंड क्लोज द लोन एनी डे। राइट सर, इसी के साथ मैं एक एग्जांपल मैं एक कोट करना चाहूँगा। जैसे किसी ने आज 2021 के अंदर प्रॉपर्टी ली, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। एज पर RBI गाइडलाइंस देयर इज अ रूल दैट 10% और 15% हैज टू बी पेड बाय इंडिविजुअल, ठीक है। वो एंड इज दैट I'll give you input। RBI का जो क्लॉज बोलता है इट इज स्प्रेड अक्रॉस 3 पैरामीटर्स, राइट कि अगर कोई 30 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उनको मैक्सिमम 90% लोन मिल सकता है। तो 30 लाख तक की प्रॉपर्टी 90% मीन 27 लाख रुपए, तो 10% अपना देना है। ठीक है। जब वो प्रॉपर्टी 30 लाख से 75 लाख की होती है तो 80% बैंक फाइनेंस करेगा, दैट मीन्स 20% आपको देना है। सो अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू अप टू 75 लाख है तो 60 लाख बैंक लोन देगा, 15 लाख मुझे डाल। ठीक है, परफेक्ट। ऐसे ही अगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 75 लाख एंड अबव है देन द लोन हैज टू बी 75%, 75% ही बैंक फाइनेंस करेगा। अच्छा, 25% तो आपके इस एग्जाम्पल में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 25 लाख रुपए बोरोवर देगा, 75 लाख बैंक फंड करेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारी एडवांटेजेस मिल जाती हैं बोरोवर्स को, कि जैसे डेवलपर्स पेमेंट प्लान देते हैं जिसमें कहते हैं कि 10% अभी देना है विद इन 30 डेज, फिर विद इन 3 मंथ्स 25% और देना हाँ है। जी। तो बैंक 10% के बाद भी फंडिंग शुरू कर सकता है। ओके, तो प्रैक्टिकली जो मुझे अपनी 25% की इक्विटी लगानी है, मुझे सारी अभी नहीं लगानी, राइट, तो मैं 10% देके प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर एंटर कर सकता हूँ हाँ। और बैंक की फंडिंग को चैनलाइज करके हाँ। जो मेरी 15% की बैलेंस इक्विटी है उसके लिए भी मुझे 2, 2.5, 3 साल तक का टाइम मिल सकता है। ठीक है। तो मैं अपनी वेल्थ को क्रिएट करके उस वैल्यू को और बढ़ा सकता हूँ राइट। ताकि वो पैसे मुझे 3 साल बाद। देखो, मेरे को इसमें एक चीज समझ आती है। जैसे आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपने 10 लाख रुपए सेल्फ फंड कर दिए, चाहे आपके पास पैसे पड़े भी हुए, ठीक है, यू आर यूटिलाइजिंग दोज फंड्स प्रूडेंटली इनटू इक्विटी मार्केट से कहीं और कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपने लोन ले लिया, ठीक है। तो आपके जो दोनों एसेट्स हैं, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड एट द सेम टाइम आपकी प्रॉपर्टी वो भी इंक्रीज, यस, ठीक है। अब जो सिनेरियो लास्ट 2.5 साल के अंदर रहा है, लोगों ने लीवरेज लेके अपना वेल्थ क्रिएशन इतना अच्छा करा है, होम लोन लेके इतना अच्छा वेल्थ क्रिएशन करा है कि होम लोन हैज बिकम अ ब्लेस फॉर रियल एस्टेट मार्केट। and there is another side to it also. For investors and end users also it's a bliss, plus end users के लिए it is a safety guard also, because आज जिस प्रॉपर्टी पे बैंक लोन देता है, बैंक, because bank is working for the common public like you and me, right? That's why they are given license from RBI. No Tom, Dick and Harry can become a bank, right? You know very well. In the last 15 years इंडिया में कोई नए बैंक आए नहीं है, because RBI has become very stringent. तो इसी वजह से जब बैंक्स किसी प्रोजेक्ट को लोन अप्रूवल करते हैं, बैंक उस प्रोजेक्ट की लीगल टेक्निकलिटीज, लीगल ड्यू डिलिजेंस, पेपर वर्क सारा डबल चेक कर लेते हैं। यस, और डेवलपर का रेपुटेशन भी। ओके, That's why the banker says कि yes, this property is having a AAA rated rating and we can go and fund the loan. अच्छा। Because property construct होगी, futuristic है, राइट, कितने साल में होगी, कितने टाइम में होगी। That's why ready to move in property में तो it's a no brainer। ये प्रॉपर्टी तैयार है, प्रॉपर्टी का ये चेक करना है कि लीगल पेपर वर्क कंप्लीट है, OC आया और हुआ है। ओसी आया हुआ है, और प्रॉपर्टी में मेजरमेंट करना है कि ठीक है जी, अगर आपका 2045 स्क्वायर फीट एरिया था Right. और वही एरिया डिलीवर हो रहा है, Right. तो इट्स अ नो ब्रेनर। बट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जहाँ पे आज डेवलपर की रेपुटेशन के ऊपर बैंक करके कोई इन्वेस्टर अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगाता है, Right. और 4 साल 5 साल के प्लान ऑफ एक्शन में उसके लिए प्लान करता है, तो बैंक का सपोर्ट उनको बहुत कंफर्ट देता है कि अगर एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव करा है, दैट मींस उन्होंने सारे लीगल पैरामीटर्स चेक करे, और जो भी करे भी होते हैं। राइट, राइट। और बैंक ऐसा नहीं है कि आज एक डेवलपर को 2020 में लोन प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया और 2020 में कोई चेंजेस ऐसे हुए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो बैंक करे ये कैन इवन स्टॉप आल्सो कि नहीं, मैंने अभी आपको कमिटमेंट करा है बट आप ये चीज कंप्लीट करवाइए, सो दैट द डेवलपर्स हैव टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटी सो दैट द डिसबर्सल कैन बी डन इवन एट द लेटर स्टेजेस। आई अंडरस्टैंड सर। इसमें जैसे एक इंडिविजुअल के बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है, ठीक है, किसी का सिबिल ऊपर होगा, नीचे होगा, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। सिबिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू इट। लेकिन डेवलपर की जो रेटिंग है, जैसे AAA रेटिंग हो गई, AA रेटिंग हो गई, उस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक डिफर करता है? नो नो, ओके, तो उसमें वो सेम है? नो, इसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन ये आ सकती है कि जो हम 10% मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, उस केस में कई बैंक्स ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ देयर इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ द डेवलपर और समथिंग इज कमिंग व्हिच हैज टू बी टेस्टेड फर्दर, द बैंकर कैन से कि मिनिमम मुझे कस्टमर कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे 15% चाहिए, उसे इंटरेस्ट रेट का कोई लिंक नहीं है। ओके जी सर, 2.5 साल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज समवेयर अराउंड 6.5 to 6.7, ठीक है, आज 8.5% के आसपास ऑपरेट कर रहा है। व्हाई सच ए इंक्रीज? तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि 2020 में कोविड आया था, हाँ जी, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम होम काम कर रही थी, राइट, एंड उससे पहले इन 2018 देयर वाज अ डिमोनेटाइजेशन हुआ था, राइट? तो बहुत सारे फंड्स बैंकिंग चैनल्स में चैनलाइज हुए थे,
तो बैंकिंग चैनल में जब सरप्लस डिपॉजिट्स आता है तो बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होती है, राइट कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाती है, राइट विच इफेक्ट द रेपो रेट. Right. रेपो रेट इज द पॉलिसी रेट revised by RBI. तो इन 2020 द लोएस्ट रेपो रेट आई हैव सीन इन माय 23 ईयर करियर वाज 4%. तो 4% का रेपो रेट आया, उस पर 2.25 से 2.5 का मार्जिन आया, तो होम लोन्स आर होवरिंग फॉर 6.35 6.4%. राइट बट धीरे धीरे जब सिचुएशन इंप्रूव होनी चालू हुई 2021 के बाद 2022 में व्हेन थिंग्स स्टार्टेड ओपनिंग अ बिगर वे, द मनी had to be float in the market, right? So RBI has to revise the repo rate based on various international factors, crude prices हैं, foreign exchange revenues हैं, वेरियस गाइडलाइंस और मल्टीपल यूएस फेडरल रिजर्व है, स्टॉक मार्केट्स हैं, दैट्स व्हाई. तो धीरे धीरे रेपो रेट बढ़ा है और आज वो रेपो रेट 6.5% है. तो अगर आप देखिए तो पहले रेट 6.5 था, विच वाज 4% प्लस 2.5%. अभी 6.5 रेपो रेट है, तो 6.5% प्लस 2.25% और 2.3% इज द मार्जिन. सो द रेट्स आर हॉवरिंग बिटवीन 8.5 to 8.8. आई अंडरस्टैंड. आपको लगता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएंगे? देखिए जो अभी रिसेंट जून में पॉलिसी रिव्यू हुई है आरबीआई की 10 दिन पहले, उसमें तो दे हैव नॉट चेंज द पॉलिसी राइट्स, बट I don't see it in the next 6 to 8 months, but definitely next year can be there because there are a lot of liquidity things which are governing the rates and various international policies also. But I am hopeful, if not 2024, 2025, that definitely the rates can come down. But again, it should be a vague statement. I should quote it like this because it's a very, very, very bigger policy decision which are not in anybody's control. We can just assume and comment based on our expertise and our knowledge. सर जैसे पुराने टाइम पे जो हमारे बुजुर्ग थे वो लोन के अगेंस्ट क्रेडिट, आज भी कई ओल्डर जनरेशन है जो क्रेडिट कार्ड्स भी ठीक है. डू यू थिंक इट इज स्टिल अ स्टिग्मा दैट होम लोन शुड नॉट बी टेकन और एनी काइंड ऑफ लोन? आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. हाँ जी हम सारे पैदल चलते हैं. हाँ जी अगर आप यहाँ पे हम बैठे हैं और यहाँ से 3 किलोमीटर बाद आपको जाना है, आप पैदल भी जा सकते हैं. हाँ जी. बिल्कुल जा सकते हैं, बट आप गाड़ी से जाते हो. क्यों जाते हो? जल्दी पहुँच. जल्दी पहुंच जाएंगे. उस जल्दी पहुंच के क्या होगा? आप टाइम सेव करेंगे. इसी वजह से आप उस 6-8 लाख की 10 लाख की गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस. राइट. वो टाइम वापस नहीं आ सकता. अगर आपकी कोई क्लाइंट मीटिंग है तो आपको ये पता है कि वो क्लाइंट मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके करियर को मेक और ब्रेक कर सकती है, तो आप गाड़ी से पहुंचेंगे. जाने को तो आप पैदल भी जा सकते हैं. तो अगेन लोन्स वगैरह इज जस्ट अ स्टिमुलस इफ यूज प्रॉपर्ली. अगर आप चाहें तो गाड़ी आप अपनी क्लाइंट मीटिंग में भी ले सकते हैं, पब में भी ले जा सकते हैं. द चॉइस इज योर्स. तो एवरी सोर्स इट हैज टू बी यूज प्रॉपर्ली. हमारे बड़े बुजुर्गों की सोच बहुत बढ़िया थी, लोन के अगेंस्ट थी, पर वो ये चाहते थे कि कोई अपनी चादर से पैर मत फैलाइए. इसका मतलब ये है कि लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट जिस दिन आपको लगे कि मुझे अपने फ्यूचर के लिए एक ऐसी प्लानिंग करनी है कि मुझे लायबिलिटी नहीं चाहिए, उस दिन आप उस लोन को बंद कर सकते हैं. दैट मीन यू शुड हैव द रिजर्व्स अकॉर्डिंगली. राइट. कि कल को आपके पास बोरोइंग कैपेसिटी है 50 लाख का लोन बोरो करने की, बट आपने 1 करोड़ का बोरो कर लिया. अब लिया है तो वापस करना पड़ेगा. तो अगर आप अपनी लिमिट से ज्यादा क्रॉस करके बोरो करेंगे तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे पे तो आप ही को करना है. तो इट ऑल डिपेंड्स कि जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एसेट और लायबिलिटीज के अंदर एक रेशो बना के चलना पड़ता है. राइट राइट. तो मुझे ये देखना है अगर मेरे पर लोन 50 लाख है तो मेरे पास कम से कम एसेट 75 लाख का होना चाहिए. राइट. एंड लोन इज नेवर अ प्रॉब्लम. जिस दिन आपको डिसाइड करा कि आज मुझे लोन बंद करना है तो दैट मीन्स आपको सोचने की जरूरत नहीं. जैसे होम लोन अगर मेरे को बंद करना है, मैंने अभी लास्ट मंथ ही होम लोन लिया, मेरे को 2 महीने बाद मेरे पास कहीं फंड्स आ गए, तो मेरे को अगर बंद करना है, अगर वो फ्लोटिंग रेट लोन है तो आप कभी भी लोन बंद कर सकते हैं. देयर इज नो पेनल्टी, देयर इज नो राइडर, देयर इज नो लॉक इन पीरियड. ओके. इन अ फ्लोटिंग रेट लोन, फ्लोटिंग रेट जो रेपो रेट से लिंक्ड होता है. अगर 2020 में ही 4% का रेपो रेट था और किसी क्लाइंट को 8% का रेट दिया बैंक ने और फिक्स दे दिया कि चाहे आरबीआई का रेपो रेट 9% हो जाए तब भी आपका रेट 8% दे देगा, तब उस पर पेनल्टी चार्ज कर सकता है. ओके. बट फ्लोटिंग रेट जो मार्केट कंडीशंस पे चलते हैं उन पे पेनल्टी नहीं चार्ज होती. तो इसी पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, फ्लोटिंग और फिक्स्ड, व्हिच अ बायर शुड टेक? ऑलवेज फ्लोटिंग. ओके. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज फ्लोटिंग रेट आपको फ्री एग्जिट देता है. ओके. फ्री एग्जिट मतलब द डे यू वांट टू क्लोज इट. बिकॉज अभी हम जो बात कर रहे थे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि रेपो रेट के बारे में, हाँ जी. तो आपने देखा कि पहले वाले में 4% प्लस 2.5% का मार्जिन था. हाँ जी. अभी वो मार्जिन बैंक ने 2.2 कर दिया. तो मार्जिन पे बैंक्स क्यों रिड्यूस करते हैं? बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशंस. राइट. कभी भी कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है वो करंट मार्केट रेट्स के हिसाब से बिकता है. अब बैंक्स में भी कंपटीशन है. अगर विदाउट कोई कोडिंग यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, अगर आज पब्लिक सेक्टर बैंक 8.4% पे लोन दे रहा है और कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक 8.7% पे लोन दे रहा है, दोनों के लिए रेपो रेट सेम है. बट क्योंकि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स और डिपॉजिट रेशियो इतना ज्यादा है कि वो 8.4 पे दे सकते हैं, तो इसका मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक मार्जिन दे रहा है 1.9% का और प्राइवेट सेक्टर बैंक दे रहा है 2.2% का. तो दिस मार्जिन इज द चेंजेस. तो जो फ्लोटिंग रेट में मार्जिन बैंक्स के चेंज होते हैं उसी वजह से इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस आते हैं. आपने कभी बार सुना होगा लोगों से कि मैंने लोन 6% पे शुरू करा था, आज मेरा रेट 8.5% हो गया, बट वही बैंक नए कस्टमर को 7.5 पे दे रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके रेट में और नए कस्टमर के रेट में 1% का गैप आ गया. दैट इज बिकॉज़ ऑफ मार्जिन्स. फिर आप बैंक को जब अप्रोच करते हैं कि मेरा रेट 8.5 चल रहा है और आप दूसरे कस्टमर को 7.5 दे रहे हो, या तो आप मेरा रेट रिड्यूस करो, अदरवाइज आई मूव इट टू सम अदर बैंक. तो वो बैंक क्या करेगा? आपसे नेग्लिजिबल फीस लेके आपके डिस्काउंट के अंदर एक मार्जिन ऐड कर देगा. अच्छा. ओके. और रिड्यूस कर. यस.
बट अगेन यू विल हैव टू टेक इनिशिएटिव. बैंकर कभी नहीं बोलेगा कि सर मैंने कस्टमर को 7.5 दे और आपका 8.5. नुकसान लेगा अपना. दैट्स व्हाई. Yes, I understand. सर आप इतने सारे लोन्स करते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग भी आते हैं आपके पास कराने के लिए, एंड यू आर एसोसिएटेड विद ऑलमोस्ट ऑल द ए ग्रेड बैंक्स, चाहे वो PSUs हो, प्राइवेट हो, NBFCs हो. आप क्या लगता है अभी ये जो 2.5 साल का ट्रेंड हमने देखा रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, आपके पास जितने लोग आए, हाउ मेनी वर द एंड यूजर्स एंड हाउ मेनी वर द इन्वेस्टर्स? So the end user percentage was around 60-65%. Okay. And 30-35% were investors. Again, it's very difficult to judge. You can only say the period. आज हम किसी क्लाइंट को लोन देने में हेल्प करते हैं, वो 20 साल का टेन्योर है. हाँ जी. एंड वो कस्टमर प्लान्स कि नहीं यार मैं 2 साल बाद इस प्रॉपर्टी में मूव करूंगा. बट अगर 1 साल 6 महीने बाद कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च आ गया एंड ही चेंजेस हिज माइंड, तो दैट एंड यूजर बिकम्स इन्वेस्टर. हाँ, आई एग्री. तो दैट्स व्हाई. इसलिए 60-65% आर एंड यूजर्स एंड 30-35% आर इन्वेस्टर्स. अगेन ये परसेंटेज मैं प्री डिफाइन इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज हम फ्यूचरिस्टिक किसी का माइंडसेट नहीं बढ़ सकते. राइट. इसी के साथ मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इन टर्म्स की रेडी टू मूव इन के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ लोन जा रहा है और अंडर कंस्ट्रक्शन में कितना? So ready to move in is around 30-35 or 40%. Under construction new launches is around 25-30%. And the land purchases cases भी आते हैं. Okay. Floor के cases भी आते हैं. तो land purchases is around 20-25%. Land plus construction. Okay. And floor के cases around 15-20%, which is again into the ready to move in segment only. So the ready to move in segment is 50-55%. 15-20% is land share, land purchase plus construction or self construction on a plot of land, and 30-35% is under construction. I understand. सर जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, PSU बैंक्स, प्राइवेट, हर एक का परसेंटेज डिफरेंट होता है. आप क्या एडवाइस करेंगे, कौन से बैंक्स के लिए जाना चाहिए, PSUs के लिए, प्राइवेट या NBFC? देखिए, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड आपका फाइनेंशियल पोर्टफोलियो क्या है. हाँ. जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के साथ ही अप्रूव्ड है, तो आपके लिए जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से बेटर हैं वो सूट नहीं करेंगे. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं. अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रेफरेंस उन बैंक्स को देनी चाहिए जिन डेवलपर्स जो प्रोजेक्ट्स उस बैंक ने अप्रूव कर रखे हैं. रीजन क्या है, जब कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कोई बैंक अप्रूव करता है, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, लीगल, टेक्निकल, व्हिच इज बीइंग डन. राइट. कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन्स होते हैं, पेमेंट स्टेजेस होते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेजेस होते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग होती है. तो जनरली अच्छे डेवलपर्स क्या करते हैं, वो 5-6 लीडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करा के रखते हैं. राइट. तो माई प्रेफरेंस इज प्रीफर ऑन दैट. अगेन इंटरेस्ट रेट में भी जो फर्क है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे गवर्न करता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप कंसल्टेंट हैं, इन सारे फैक्टर्स पे होता है. बट अगेन इफ यू आस्क मी एज अ पर्सन ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, 10-15 पैसे इंटरेस्ट रेट का फर्क इज नॉट मैटर. ओके. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज आपके लिए बड़ी पिक्चर है वो प्रॉपर्टी की डिमांड टाइम से पे होना. अगर आपको कोई बैंक रेट उल्टा 10 पैसा सस्ता दे रहा है बट आपको यू हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, यू फील लाइक व्हाई आई एम डूइंग दिस ऑल हार्ड वर्क. अगेन यही बेस है. 2.5 करोड़ का मैं लोन ले रहा हूँ, 10 पैसे का फर्क बहुत हो जाता है, बट 2.5 करोड़ का लोन अभी डिसबर्स नहीं हो रहा, अभी 25 लाख हो रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. तो जब वो प्रोजेक्ट देखिए, एक पूरी हिस्ट्री है, मैं 16 साल से मॉर्गेजेस कर रहा हूँ, ये पूरी हिस्ट्री. जब एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज 30-35-40% तक पहुंचता है, ऑलमोस्ट बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशन उसको फंड कर रहे होते हैं. तो अगर आज आपके पास एंट्री स्टेज पे 4 या 5 बैंक्स है, आप उनसे लोन लीजिए, लेट द कंस्ट्रक्शन हैपन, एंड 1.5-2 ईयर्स बाद देखिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ कस्टमर सर्विस है, बैंक बिकॉज फ्यूचर डिमांड आएगी, उसको एक बैंक प्रोसेस करने में कितना डिमांड टाइम लगाता है, वो आपसे बाद में डॉक्यूमेंट मांगेगा नहीं मांगेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. आई अंडरस्टैंड. सो यू आर सेइंग कि बैंक कैसा सर्विस करता है उस हिसाब से आपको बिल्कुल करना चाहिए. बिल्कुल, बैंक कैसा सर्विस कर सकता है irrespective it is a PSU, NBFC or a private bank, and बस you have to decide you have to take a floating rate loan so that the exit is free, right, and you can use the institution accordingly. I understand. सर अभी हमने डिस्कशन करी थी रिगार्डिंग की रेपो रेट RBI गवर्न करता है, जिसकी वजह से आगे के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं टू द कस्टमर्स वेरी. अच्छा सर, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द होम लोन एलिजिबिलिटी. ओके. कि एक इंडिविजुअल ने अगर 3 करोड़ या 4 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है तो वो कितना एलिजिबल होगा उस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए. मैंने परसेंटेज आपको पहले वाले कॉन्वर्सेशन में बताया था. हाँ. कि परसेंटेज कितना मैक्सिमम फंडिंग मिल सकती है वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कॉस्ट के ऊपर. हाँ जी. तो अगर मान लीजिए कोई 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उनको मैक्सिमम 3 करोड़ तक का लोन मिल सकता है. आई अंडरस्टैंड. राइट. अब 3 करोड़ की एलिजिबिलिटी के लिए डिपेंड करता है जो इंसान लोन लेना चाहता है, व्हाट ही और शी डज, वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंट हैं, या फिर व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल दे आर हैविंग. एंड ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, अगर 4 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहा है तो देयर एसेट बेस और देयर एनुअल इनकम विल बी ऑन अ गुड साइड. एंड अगेन एज्यूमिंग कि एक कपल की एज, बिकॉज ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी जॉइंट नाम पे लेते हैं, इफ अ कपल्स एज इज less than 40 or between 35 to 40 and they want to go for a property for 4 crores where a loan is permissible up to 3 crores, then the household income monthly should be close to 4.5 to 5 lakh rupees. Right. Assuming कोई और लोन नहीं चल रहा, अगर एक आधा गाड़ी वाड़ी का लोन चल रहा है जो कि हर एक पर्सन यूज करता है, then it is also manageable. But 4.5 to 5 lakh should be the household income
बिकॉज 35 से 40 ईयर्स के अगर कोई कपल है उनको 25 साल तक का लोन आराम से मिल सकता है, 20 से 25 साल तक का आराम से मिल सकता है, तो एलिजिबिलिटी कैन बी प्लेड अराउंड. ऐसे बिजनेसमैन की अगर बात करें, बिजनेसमैन बिकॉज वी आर इन अ कंट्री वेयर पैरेलली टू इकोनॉमीज आर रनिंग, राइट, तो देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एलिजिबिलिटी, दैट नेट प्रॉफिट है, एलिजिबिलिटी है, आईटीआर कितने की फाइल होती है. तो अगेन ऑल दीज लोन्स आर देयर विच आर टू बी पेड इन banking channels, right? तो bank have multiple process to assess your banking repayment capacity for a businessman. I understand. Yes, for salary it is very easy, but on a businessman you have to say that it all depends कि मैं अगर ये बोलूँ कि किसी की 20 लाख की आईटीआर होनी चाहिए तो गलत होगा. अगेन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उनकी इनकम को, उनकी बैंकिंग हैबिट्स को, उनके बिजनेस की प्रोफाइल को गवर्न करते हैं. जी. और इसी में सिबिल कितना रोल प्ले करता है? सिबिल तो बैकबोन है. बैकबोन है. जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हाँ. एक सिबिल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. ओके. Sibil is the backbone for every financial transaction. I understand. Because RBI has made it very clear. 2019 से रेपो रेट बेस्ड लेंडिंग हो रही है, जिसमें आरबीआई ने क्लियरली मैंडेट कर दिया कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, अगर वो कोई भी लोन, नॉट ओनली होम लोन, एनी काइंड ऑफ लोन और क्रेडिट फैसिलिटी दे आर गोइंग टू लेंड, इट हैज टू बी लिंक्ड टू द रेपो रेट. एंड आरबीआई हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट यू डिसाइड द प्राइसिंग एज पर द रेटिंग ऑफ द कस्टमर. I understand. भाई आप और मैं 2019 में लोन लेने गए, आपका सिबिल स्कोर 750 था, मेरा 750 था. आप जॉब करते हो, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा होटल था, हमने लोन ले लिया, आपको भी 7.7 का रेट मिला, मुझे भी 7.7 का रेट मिला. 2020 में कोविड आ गया, मेरा होटल बंद हो गया, ट्रैवल कम हो गया, रेवेन्यू खत्म हो गया, मेरी ईएमआई डिफॉल्ट में चली गई. अब 2021 में मेरा सिबिल स्कोर आ गया सीधा 600. पर आप 2021 में आप भी 7.7 का रेट एंजॉय करो, मैं भी 7.7 का एंजॉय कर रहा हूँ, बट दैट इज नॉट राइट. इसी वजह से 2019 में दिसंबर में जब रेपो रेट बेस्ड प्राइसिंग पॉलिसी आरबीआई ने फ्लोट करी, उसमें बैंक्स को लिबर्टी दी कि आप हर एक कस्टमर की प्रोफाइलिंग करिए ऑन ईयरली बेसिस. सम बैंक्स डू ईयरली बेसिस, सम डू वंस इन 3 years. तो जब आप लोन का सैंक्शन लेटर देखते हो उसमें लिखा होता है कि जो इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है सिविल फैक्टर को गवर्न करता है. Okay. और उसमें कई बारी इट रिव्यूज एवरी 3 years. तो 2022 में जब बैंक मेरा लोन रिव्यू करेगा, उन्होंने रेट बढ़ा के मेरा 7.25 से 8.75 कर दिया. Because of सिबिल. या अच्छा. या Okay. और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है. I understand. बिकॉज अगेन देयर आर फैक्टर्स गवर्निंग इट, राइट. तो अगेन आज मैं बेड रीपेमेंट मास्टर हूँ, तो मैं पेनल्टी भर रहा हूँ उसकी. तो सिबिल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड एवरीथिंग इज ऑन सिबिल. आज 15 साल पहले की बात करते हैं या 20 साल पहले की बात करते हैं, जब घर में हम कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते थे, टीवी लेते थे, हम प्लान करते थे ना, इस दिवाली में हम टीवी लेके आएंगे, ये लेके आएंगे, राइट. होती थी ना. आज की डेट में तो सुबह वाइफ ने फोन करा, टीवी की खराब हो गया, शाम को बंदा टीवी लेके खड़ा रहता था. दैट मीन फाइनेंस हैज बिकम वेरी इजी. क्योंकि आपने क्या गया, आप क्रोमा के स्टोर पे गए या विजय सेल्स पे गए, कहीं पे गए, और टीवी लेना 70,000 रुपये का या 60,000 रुपये का, उन्होंने आपका पैन नंबर मांगा, इंस्टेंट सिबिल रन करा और इंस्टेंट अप्रूवल कर दिया. बट वही अगर सिबिल खराब होगा तो अप्रूवल नहीं मिलेगा. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जहाँ पे फाइनेंस बहुत आसान हो गया है. इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ कॉशियसनेस ऑल्सो. तो सिबिल इज लाइक हम हर एक अच्छा इंसान अपना हेल्थ चेकअप कराता है 6 महीने में, साल में. फाइनेंशियल चेकअप नहीं कराते. तो यू शुड ऑलवेज चेक योर सिबिल स्कोर एवरी 6 months, इररिस्पेक्टिव आप लोन ले रहे हैं नहीं ले रहे. एंड कभी भी बैंक से मत चेक कराइए सिबिल स्कोर. sibil.com की वेबसाइट है, वहाँ पे एज अ कंज्यूमर अपना सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा विच यू कैन शेयर विद योर ऑडियंस फॉर अ बेटर थिंग. 1 साल में एक बार आप फ्री रिपोर्ट निकाल सकते हो. Okay. And that will not affect your सिबिल. जब भी आप एज अ कंज्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे पब्लिक डोमेन में बोलना चाहता हूँ. हमें कई बार बैंक्स बोलते हैं कि बार बार सिबिल चेक करने से स्कोर कम होता है. कभी नहीं कम होता. अगर आप एज अ कंज्यूमर खुद चेक कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए सिबिल एक कितनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है कि मेरी फाइनेंशियल रीपेमेंट कैपेसिटी की हिस्ट्री है. सिबिल स्कोर क्यों निकालेगा कोई? 2 ही सिचुएशन में सिबिल स्कोर निकाला जाता है. या तो कंज्यूमर खुद निकाले अपनी हिस्ट्री चेक करने के लिए, या फिर लेंडर निकाले. लेंडर कैसे निकालेगा? जब आप उसको अप्रोच करेंगे कि मेरे को क्रेडिट कार्ड चाहिए, मुझे लोन चाहिए, मुझे टू व्हीलर फाइनेंस चाहिए, मुझे टीवी फाइनेंस चाहिए, तब आपके सिबिल स्कोर के लिए इंक्वायरी करेगा वो. तो जब तक लेंडर सिबिल में इंक्वायरी नहीं करेगा, सिबिल स्कोर कम नहीं होगा. वो भी स्कोर क्यों कम होता है? क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर अ क्रेडिट फैसिलिटी, राइट. तो वो 5 या 10 पॉइंट्स कम होते हैं. फिर जब आप फैसिलिटी ले लेते हो, उसकी रीपेमेंट टाइम पे जा रही है, स्कोर आपका बढ़ता रहता है. अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करोगे, सिबिल स्कोर कम हो जाएगा. पेमेंट टाइम पे करोगे, सिबिल स्कोर ठीक हो जाएगा. बट ऑलवेज इंसिस्ट ऑन सिबिल्स वेबसाइट. आई शुड नॉट बी कोटिंग फिनटेक कंपनीज जो कहते हैं फ्री सिबिल स्कोर चेक करिए. दे आर लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइक अस. हम छोटे हैं, वो बड़े हैं. जब आपने उनके पोर्टल्स पे जाके सिबिल स्कोर या एक्सपीरियंस की रिपोर्ट का एक्सेस दिया, तो जो आपका पर्सनल फाइनेंशियल डेटा है उनके पास चला गया सारा. एंड देयर टीम स्टार्ट्स कॉलिंग. आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा कि आपने किसी के पोर्टल से सिबिल स्कोर निकाला, और आप रिव्यू करिएगा कि अगले 15 दिन 20 दिनों में आपके पास अचानक कॉल से नंबर बढ़ गए कि आपका क्रेडिट कार्ड जाके एक पोर्टल पे जाके. तो हम छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं. समझ. नथिंग कम्स इन दिस वर्ल्ड फॉर फ्री. राइट. तो sibil.com का आपको मैं लिंक भेज दूंगा, वेयर अ कस्टमर कैन सब्सक्राइब टू देयर पोर्टल, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दे गिव एजुकेटिव इनिशिएटिव्स आल्सो. जी सर, सिबिल के पॉइंट्स की रेंज क्या होती है? फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स? द बैरोमीटर स्टार्ट फ्रॉम 300 to 900. बट मैं 23 साल से फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ.
900 मैंने किसी का स्कोर नहीं देखा. ठीक है. बट इफ यू आस्क मी कि कितनी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, एनी सिविल स्कोर अबव 750 एंड अबव इज गुड. ओके. ओके. और इसको बहुत सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं. एक मैं और मिथ क्लियर कर देता हूँ. कई लोगों को लगता है कि बैंक अकाउंट सिविल से लिंक्ड होते हैं, म्यूचुअल फंड सिविल से लिंक्ड होते हैं. नहीं, जो भी चीज़ कर्जे से लिंक्ड है, कर्जा मीन्स लेंडिंग. किस तरह का कर्जा? गोल्ड लोन, कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, टू व्हीलर फाइनेंस, इवन पेटीएम पोस्टपेड, इवन फिनटेक के जो पोस्टपेड अकाउंट्स होते हैं कि आप अभी पेमेंट करते रहो, 1 महीने बाद पेमेंट करना, वो भी सिविल में अपडेट होते हैं. मतलब जैसे एयरटेल का मैं पेमेंट पोस्टपेड है. नहीं, पोस्टपेड है, एयरटेल मोबाइल कनेक्शन नहीं, मोबाइल कनेक्शन नहीं. फिनटेक के जो ये यूपीआई पेमेंट्स वाले पोर्टल्स होते हैं, जैसे पेटीएम पोस्टपेड है या किसी और का है, ये भी सारे सिविल में रिपोर्ट होते हैं. बिकॉज सर पैसा तो आज आपने दे दिया, आपने उनको 40 दिन बाद देने, पर क्रेडिट फैसिलिटी तो है ना, तो क्रेडिट फैसिलिटी हैज टू बी बैक बाय इंस्टीट्यूशन, वो सिविल में रिपोर्ट होगी आपकी. तो जो भी चीज़ आपके लेंडिंग से रिलेटेड है वो सिविल में रिपोर्ट होगी. आई अंडरस्टैंड. चाहे आपकी आज है या कल है, या आपकी पिछले 20 साल में लेंडिंग है, पूरी हिस्ट्री आती है उसमें. आई अंडरस्टैंड. और आपकी रिपोर्ट के अंदर सारे इंस्टीट्यूशंस की डिटेल होगी. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बार हम लोन अप्लाई करते हैं हाँ. और लोन डिक्लाइन हो गया, बैंकर कहता है जी आपका क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट है. हाँ. आप कहते हो क्रेडिट कार्ड कौन सा बैंक का क्रेडिट कार्ड नंबर था, वो कहते हैं जी हमें क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं पता. फिर आपको कैसे पता चलेगा कि 2005 में कौन सा क्रेडिट कार्ड था 19 साल पहले जिसने डिफॉल्ट अपडेट करा था? जब आप अपनी खुद की रिपोर्ट निकालेंगे तब उसमें दिखा होगा मेंबर नेम XYZ बैंक या XYZ ARC, ये कार्ड नंबर है, रिपोर्टिंग अमाउंट है 2000 रुपये. तो आप क्लियर करोगे उसे? फिर आप उसे क्लियर करोगे, वो NOC देंगे, फिर NOC के बाद सिविल में अपडेट करेंगे, तब जाके अगले महीने के बाद से स्कोर आपका बेटर होना शुरू होगा. बट अगेन इट कैन बी अ बॉटलनेक, बिकॉज सिविल स्कोर के बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं. अगर आप ट्रिपल रेटेड कस्टमर हो तो आपका सिविल बहुत बढ़िया, तो बैंक आपको बेस्ट रेट देगा. जैसे 750 पॉइंट से ऊपर है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है? भाई लाइक इफ यू द होम लोन रेट्स आर hovering between 8.4 to 8.8 to 8.9, तो you'll get a rate of 8.7, 8.6, 8.7. आज की डेट में जो कट ऑफ्स हर एक बैंक्स में चल रही हैं विदाउट कोटिंग देयर नेम्स इज 770 एंड अबव, 780 एंड अबव. ओके. ओके. तो 750 एंड अबव में आप A कैटेगरी में आते हो, 780 एंड अबव में A+ कैटेगरी में आते हो, 800 एंड अबव में AA+ कैटेगरी में आते हो. अच्छा. तो कई मैक्सिमम पॉइंट्स कितने? जैसे 900 है तो मैक्सिमम पॉइंट मैंने अपने करियर में देखे हैं, बहुत रेयर देखे, किसी का 840 है या 830 है. बट एनीथिंग अबव 750 इज गुड, बिकॉज आप समझने की कोशिश अगर 800 से ऊपर है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको विल बी द बेस्ट. कितना? मतलब 8.4. कुछ जिन बैंक्स में हाईएस्ट कैटेगरी जो का लोएस्ट होगा वो आपको मिल, जो बेस्ट होगा वो मिल जाएगा, जो बेस्ट होगा वो मिल जाएगा. और 750 से नीचे जाते हैं फिर वो बढ़ता जाएगा. 800 से नीचे जाती है तो थोड़ा सा बढ़ता रहेगा. तो 800 से, तो आज की डेट में आप किसी बैंक से लोन की बात करेंगे, बैंकर आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा सर व्हाट इज योर सिविल स्कोर, हैव यू चेक्ड योर सिविल स्कोर? फिर वो बोलेगा रुको सर मैं पेन कर देता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ. देन यू हैव टू पॉज, हाँ. बिकॉज ही विल बी चेकिंग द सिविल स्कोर बाय मेकिंग एन इंक्वायरी. हाँ. हाँ. तो यू शुड चेक इट योरसेल्फ. ओके. ओके. आई अंडरस्टैंड. सो व्हाट इज द राइट एज टू टेक अ लोन? इफ आई मे आस्क यू व्हाट इज द राइट एज टू टेक अ प्रॉपर्टी? जब पैसे हों तब ले लो, जब पैसे इकट्ठे हो गए. इकट्ठे हों. राइट. अगर आप देखें हम एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे हमारे फैमिली बिलीव्स इतने स्ट्रॉन्ग चलते हैं, जहाँ पे फैमिलीज चाहती है कि हमारी लाइफ में एसेट्स बने. एसेट्स और रियल एस्टेट से हमें बहुत प्यार है. रियल एस्टेट से प्यार भी है बट एसेट्स भी बने. अगर हम मेरे बड़े बुजुर्गों की बातों को रेफर करें, वो कहते हैं जिंदगी में आपके पास एसेट बेस अच्छा होना चाहिए, ताकि कल को कोई भी फ्लिप साइड हो लाइफ में तो आपके पास एक कवरिंग हो जाती है. और रियल एस्टेट हेल्प करती है, रियल एस्टेट, गोल्ड हेल्प करती है, FDs हेल्प करती है. ओल्ड स्कूल थॉट की अगर हम बात करें, राइट. अब आप खुद सोचिए 2021 में किसी की ग्रेजुएशन पूरी हो गई, अच्छी इंस्टीट्यूशन से जॉब लग गई, आज जॉब लगे हुए 6 महीने हो गए, हाँ. 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है. ऑब्वियसली फादर तो फादर ही है, फैमिली तो फैमिली है. 1 साल के अंदर ही या 1.25 साल के अंदर ही फिर फादर प्लान करेंगे चलो एक रियल एस्टेट प्लान करते हैं, थोड़ा बहुत लोन ले लेंगे ताकि बच्चे का एक एसेट बन जाएगा. क्या वजह है उसके पीछे? कर्जा नहीं देना, एक एसेट बन जाएगा. तो इसी वजह से इट ऑल डिपेंड्स. जो रियल एस्टेट की राइट एज है, आप खुद सोचिए, अब आपकी जॉब लगी है, वेल्थ क्रिएट करने के बाद आप वेल्थ क्रिएट करने के लिए रियल एस्टेट ले रहे हो, बट उसके लिए थोड़ी तो वेल्थ मुझे चाहिए ना. राइट. राइट. तो इसलिए पहले थोड़ी वेल्थ अकोमुलेट करनी है. तो मतलब वही जो आपने पहले बताया था 10%, 15%, बस वही है. वो इनिशियली अगर आपके पास है, आपके पास फंड्स हैं, देन यू कैन पार्क योरसेल्फ इनटू रियल एस्टेट एसेट. तो दैट्स व्हाई फैमिली में भी होता था ना कि अगर दुकान भी शुरू करी तो 1.5 साल 2 साल तक तो दुकान से लोग पैसे नहीं निकालते घर के लिए, क्योंकि बिजनेस सेट करना है. ऐसे ही फैमिलीज में जब लोगों बच्चों की जॉब लगती है, तो जॉब होती तो मैरिज नहीं हो जाती ना. मैरिज की एक एज होती है, क्योंकि जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए, बिकॉज मार्केट्स आर वेवरिंग. कोविड ने बहुत सारी दिन में तारे दिखाए हैं लोगों को कि अच्छे से लोगों के पोर्टफोलियो जीरो पे आ गए. तो इसलिए स्टेबिलिटी चाहिए. तो अगेन इट्स अ वेरी अगेन इट इज अ वेरी वेरिड क्वेश्चन, जो कि आपकी फैमिली में शायद अलग हो, मेरी फैमिली में मतलब हर एक का एक पर्सनल चॉइस है. या इट्स अ पर्सनल चॉइस. इट ऑल डिपेंड्स. जी. Sir, what are the tax benefits that an individual can get by taking a home loan? सो इसके लिए भी बहुत बेसिक चलता है, रोटी कपड़ा और मकान. आज किसी कंट्री में कंट्री की गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स होती है? पब्लिक वेलफेयर होती है. इसलिए रोटी पे, कई सब्जियों पे GST नहीं है, टैक्सेस नहीं है. अनस्टिच्ड फैब्रिक पे टैक्सेस नहीं लगते. मकान
बिकॉज मकान भी एसेंशियल है, राइट? रोटी खाने के लिए चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, मकान रहने के लिए चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स आते हैं टैक्स बेनिफिट्स के लिए कि जब घर जरूरी है तो घर के लिए कर्जा भी जरूरी है। तो इसलिए देयर आर मल्टीपल गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट्स। ऑल्दो आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो भी मैं इस प्लेटफॉर्म पे कमेंट कर रहा हूँ अपने 23 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे कमेंट कर रहा हूँ। And तो होम लोन में जब हम होम लोन लेते हैं तो इनकम टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सेक्शन 80 से AITD जो भी, आई एम नॉट एबल टू गेट द राइट सेक्शन, 1.5 लाख रुपए तक की प्रिंसिपल रिपेमेंट अलाउड होती है और 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पेमेंट पे आपको रिबेट मिलता है okay. पर प्रॉपर्टी ओनर, राइट? तो इसलिए अगर वो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी पे होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, Okay. बिकॉज उसमें भी कुछ क्लॉजेस हैं कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, अगर वो प्रॉपर्टी अगले 3 फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले डिलीवर हो रही है तो उस पीरियड में जो आपने इंटरेस्ट पे करा है वो इंटरेस्ट को आप सेट ऑफ कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 5 years और 7 years ऑल्सो। I understand. बट द मैक्सिमम कैपिंग इज 2 लाख रुपीज ऑफ इंटरेस्ट पर एनम Even for the ready to move फॉर एवरी, or any under yeah, under income from house property, be it a let out property or a self acquired property, the maximum rebate of home loan interest is 2 lakh rupees। I understand. I Yeah. understand. Okay. 2 लाख रुपीस है वो, और ATC में प्रिंसिपल में 1.5 लाख होता है। बट यू नो आई एम श्योर एवरी स्मार्ट पीपल दे प्लान देयर टैक्स प्लानिंग अकॉर्डिंगली कि वो अपना 1.5 लाख रुपए तक की जो रिबेट होती है वो यूटिलाइज होती है प्रोविडेंट फंड और टैक्सेस और इंश्योरेंसेस के लिए, राइट? अगर किसी के पास वो टूल नहीं है और उन्होंने होम लोन लिया है तो उनके लिए डबल बेनिफिट है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तक का प्रिंसिपल वो ATC में क्लेम कर सकते हैं और 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। I understand. I understand. Sir, maximum tenure of a home loan, what it can be? So it also depends on profile to profile. If you ask about salaried people, 30 years. There are some exceptional cases where some bankers were thinking of 35, 40 years also. Sure. But again, 95% is 30 years. Okay. Then for business people, there are some bankers who are limiting it to 15 years. Okay. There are some bankers who are limiting it to 20 years. And there are some bankers even crossing up to 25 and 30 years also. So 30 years is the maximum tenure we can So go. your tenure- Subjective to your entry age, because वो retirement age calculate करते हैं. I understand. I understand. तो ये tenure से percentage of loan No, the only factor which controls the interest rate of home loan is first and foremost your CIBIL report, CIBIL score. The second important factor is your profile. हिंदुस्तान में ना बिजनेसमैन होना गुनाह है। Certain. जो करोड़ों रुपए का पैसा लगा के बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए होना गुनाह है, बिकॉज बिजनेसमैन को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है, चार्जेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। कंपैरेटिवली जो लोग सैलरीड हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट में भी 10-20 पैसे की रिबेट होती है और प्रोसेसिंग फीस वगैरह में भी चार्जेस में रिबेट होता है। I don't, again, this is the underwriting process which has been mechanism going on in banks बड़े सालों से, कि बिजनेस है, गारंटी क्या चलने या चलने ना चलने की, बिकॉज बैंकर देखता है कि मैं किसी को आज लोन दे रहा हूँ 2024 में, 2044 में लोन खत्म होगा, 20 साल, क्या वो बिजनेस कितना सक्सेसफुल चलेगा? तो सर ये तो सैलरी के साथ भी है। बट अगेन दिस इज मैंने तो कोर्ट ही ऐसे करा कि हिंदुस्तान में कई बार बिजनेसमैन होना गुनाह है। तो अगेन दिस इज द कॉल व्हिच हैज टू बी टेकन बाय द इंस्टीट्यूशन इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। जो रिस्क वेटेज की हम बात करते हैं कि कोई इंसान अपने बिजनेस या अपनी प्रोफाइल को लेकर कितने रिस्क कैरी कर रहा है, कि आज मान लो काम करा, कल काम नहीं मिला। बट अगेन यू टेल मी इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स जॉब्स ऑल्सो इट्स लाइक दैट। बट अगेन इट्स वन पॉइंट विच आई नॉट लाइक टू कमेंट, बट इंटरेस्ट रेट्स सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सैलरी के मुकाबले 10 से 20 पैसे महंगे होते हैं डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक, और सैलरी के लिए सस्ते होते हैं। आई अंडरस्टैंड। सर अपार्टमेंट्स, प्लॉट्स, कमर्शियल, कहाँ पे कितना परसेंटेज लोन मिलता है? भाई जो 75% वाला क्लॉज है वो तो RBI का सब जगह है, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी में होम लोन नहीं मिलता, कमर्शियल परचेज लोन होता है। जी, उसका रेट 1% ज़्यादा होता है, 75 बेसिस पॉइंट से 1% ज़्यादा होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी का। जैसे मैंने एक दुकान लेनी है, दुकान 2 करोड़ की है, ठीक है, तो उस पर कितना परसेंट? अगेन RBI का क्लॉज तो 75% है, जो कि कई बैंक कमर्शियल परचेज के अंदर भी अप्लाई करते हैं। ठीक है। बट कमर्शियल परचेज के अंदर जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ, 60% से लेकर 70% तक बैंक जाते हैं। वो फिर पूछते हैं कि आप दुकान किराए पे दोगे, खुद चलाओगे। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन पे हो जाती है? अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है बिल्डर का तब हो जाती है। जैसे कुछ दिस इज वेयर द बिल्डर रेटिंग काउंट्स एंड देयर एक्सपीरियंस काउंट्स। ओके जी। और प्लॉट्स में भी फंडिंग मिलती है, बैंक आपसे अंडरटेकिंग साइन कराता है। तो जहाँ पे जब आप प्लॉट ले रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बोलना चाहूँगा कि जो भी इन्वेस्टर्स या लोग प्लॉट खरीदने के लिए प्लान करते हैं और लोन लेना चाहते हैं, वो अपने माइंड में क्लैरिटी जरूर रखें कि कितने टाइम में उनको प्लॉट की कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। बिकॉज जितने भी बैंक लोन करते हैं वो या तो प्लॉट का लोन करेंगे सिर्फ जमीन खरीदने के लिए, या फिर प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन का लोन देंगे। प्लॉट कभी भी होम लोन क्लासीफाई नहीं करता। अगर आप RBI के सर्कुलर को पढ़ो, प्लॉट में हम रह नहीं सकते। किसी भी घर में रहने के लिए किचन जरूरी है, रसोई जरूरी है, और हम होम लोन की बात करते हैं सब्सिडाइज रेट्स पे बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स। तो प्लॉट होम लोन तभी क्वालिफाई होगा जब उस पर घर बन जाएगा। तो जो भी आप बैंक से लोन लें, जब आपने प्लॉट खरीदना है तो आप उस बैंकर से क्वेश्चन पूछिए कि आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन करने का क्राइटेरिया कितने पीरियड का है। कई बैंक कहते हैं 12 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, 2% रेट बढ़ जाएगा। कई बैंक कहते हैं 18 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो रेट बढ़ जाएगा। वो लोन एग्रीमेंट के साथ एक अंडरटेकिंग साइन कराते हैं आपसे। अच्छा,
तो ये बहुत क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूछना पड़ेगा आपको, क्योंकि 95% लोग पूछते हैं रेट क्या है, रेट क्या है, रेट क्या है। बट आपको, अगर आपको ऐसे डिसाइडेड है कि मुझे प्लॉट खरीदना है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछना चाहिए। आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितने साल में कंस्ट्रक्शन करनी है। और अगर आपको पता है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, क्या पता आप 2 साल में बंद कर दो, तो यू शुड बी रेडी कि अगर मैं 1.5 साल में या 2 साल में कंस्ट्रक्शन नहीं करूँगा, तो आप फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन को पे करिए जो मैक्सिमम टाइम दे। तो देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि 3 साल का भी टाइम देते हैं। ओके। कई बैंक्स तो ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि 4 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है, और लेट्स सपोज 2 साल के अंदर आपने प्लॉट बेच दिया या प्रॉपर्टी अपने पैसों से लोन बंद कर दिया, वो रेट्रोस्पेक्टिवली पेनल्टी चार्ज करते हैं 2% हायर रेट की। अच्छा, ओके। यस यस। नॉट बैड। ये तो मतलब ये अभी हमने clarity ही नहीं है लोग। अभी हमने एक ट्रांजैक्शन क्लोज करी जिसमें मार्च 23 में मेरे क्लाइंट ने प्लॉट खरीदा, हाँ। एंड उस बैंक से लिया, और हमें पता था कि हमें 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है, और अगर उससे पहले प्लॉट बिकेगा तो पीरियड इंटरेस्ट 2.5% का चार्ज करके बैंक डे 1 की डिसबर्समेंट से मुझे पेनल्टी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बट वी हैड टोल्ड द क्लाइंट अपफ्रंट एंड दे वर अवेयर ऑफ इट। तो 6 लाख रुपए की पेनल्टी दी है, उसमें पेनल्टी नहीं, पीरियड इंटरेस्ट दिया है। तो जब ये प्लॉट खरीद रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बैंकर से पूछना है, क्योंकि बैंकर नहीं बताएगा आपको, राइट राइट बहुत कम बैंकर बताएंगे। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई आपको लोगों आपके को माइंड नहीं होता। नहीं पता होता, उनको तो लगता है होम लोन मिल जाएगा, होम लोन मिलता है। आरबीआई का केवीएट है, होम क्लासिफिकेशन में इट हैज टू बी अ प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन। तभी तो जब प्लॉट के लोन लेते हैं तो बैंकर आपको कई बार कैटेगोरी बोलता है कि सर मैं होम लोन का रेट दे रहा हूँ, पर लोन दूंगा प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में, तो 2 करोड़ सैंक्शन करूंगा प्लॉट के लिए प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए, 1.5 करोड़ रुपए दे दूंगा रजिस्ट्री के लिए आपकी, और 50 लाख रुपए होल्ड कर लूंगा कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसके लिए अंडरटेकिंग साइन कराऊंगा आपसे। किसी बैंक में 12 महीने का क्लॉज है, किसी बैंक में 18 महीने का क्लॉज है, किसी में 24 महीने का क्लॉज है, किसी में 30 महीने का क्लॉज है, किसी में 36 महीने का क्लॉज है। कई बैंक्स में कंप्लीशन तक का भी क्लॉज है। अब प्रॉपर्टी शुरू करना तो मेरे हाथ में है, बट कल को कोविड आ जाए, कोई गवर्नमेंट राइडर आ जाए, एनजीटी लगती है साल में 2 साल जिन शहरों में हम रहते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्कस करने के लिए। आई अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जी। मार्केट में जो प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कई लोगों को ये चीज़ पता ही लोन के साथ हाँ, लोन के साथ कईयों को नहीं पता होगा। सर, एज ए इंडिविजुअल शुड आई सेल्फ फंड द प्रॉपर्टी और टेक ए होम लोन? व्हाट इज प्रूडेंट? अगेन आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी मनी फॉर कैपिटल इन रीइन्वेस्टमेंट? अगर नहीं है नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ पर्सनल कॉल। मेरी एडवाइस में ये है, बिकॉज जो हम लिक्विड मार्केट देख रहे हैं जो 11.5-12% की रिटर्न देती हैं, एंड इफ यू आर टेकिंग अ कॉग्निजेंट कॉल, सेफ कॉल, इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक अ लोन and channelize your funding somewhere else. But again, if you really want to be old school sort and very reserved, हाँ then it's up to you. It's a very personal decision. But definitely, अगर आज आपके पास मान लीजिए X फंड है और आपको लगता है कि एक Y फंड की प्रॉपर्टी अच्छी है, तो आप अपनी चैनलाइज कर सकते हो। जैसे हर एक इंसान लाइफ में ग्रो करता है, बिजनेसमैन प्रॉफिट बढ़ाते हैं, सैलरी वालों को इंसेंटिव मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, एवरीबडी वर्क्स फॉर ग्रोथ इन लाइफ, राइट? तो दिस इज वेयर यू कैन यूज द लोन टू ग्रो योर एसेट एंड लेवरेज फॉर बेटर लिविंग। कि आज आपके पास 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है और आपको मैंने बोला कि यार 1.5 करोड़ का लोन ले लेते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट है जो 2.5 साल में मैच्योर हो जाएगी, तो 1.5 करोड़ का लोन वापस कर देंगे, तो आज आप 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यस एंड गॉड ग्रेस से अगर वो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 साल बाद 5 करोड़ की भी होगी, तो 1 करोड़ रुपए की वेल्थ तभी बढ़ पाई जब आप उस 4 करोड़ की प्रॉपर्टी में स्टेप इन कर पाए। होम लोन तो आपने बार बार से ही निकाल दिया जो आपने लिया था। या अगेन इट हैज टू बी वेरी वाइज कॉल। रिस्क टेकिंग एबिलिटी किसी की। रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड प्लस अगेन सब कुछ बहुत डिपेंड करता है कि आपने 2 साल 3 साल कैसे प्लान करें। राइट राइट तभी आपके इसी पॉइंट को बोलूंगा जब आप बोलते हैं कि क्या सही एज है लोन लेने की या प्रॉपर्टी खरीदने, तो आपने बोला क्या सही एज है लोन लेने की, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या सही एज है प्रॉपर्टी खरीदने के। तो दीज आर लॉन्ग टर्म एसेट्स जो कि करियर्स को मेक या ब्रेक कर देते हैं, इसलिए है एसेट कॉल्स नहीं लेने चाहिए। राइट। डज टेकिंग ए होम लोन क्लियर्स द लीगल टाइटल? यस, बिकॉज उस प्रॉपर्टी पे अगर लीगल और टेक्निकल क्लियर ही नहीं होगी तो लोन मिलेगा ही नहीं। सो ऑटोमेटिकली इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप होम लोन लीजिए टू अंडरस्टैंड कि उसका लीगल टाइटल क्लियर है कि बिल्कुल। भाई आज सोना है, हॉलमार्क की उस पर प्लेटिंग है, तो आपको तसल्ली है ना कि तनिष्क में बिके या हमारी गली में जो ज्वेलर है वहाँ बिके, अगर हॉलमार्क की प्लेटिंग है तो सोना ठीक होगा, राइट? तो एक लोन आपकी प्रॉपर्टी के टाइटल पे हॉलमार्क की स्टैंपिंग कर देते। सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अ लोन? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल। जो जॉब करते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी सैलरी स्लिप्स हैं 3 से 6 महीने की, उनके 2 साल के फॉर्म 16 हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं, राइट वो बैंक स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे उनकी सैलरी क्रेडिट होती है। फिर अगर लोन की अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है तो बैंक आपसे एडिशनल इनकम मांग सकता है कि आपके एनुअल बोनसेस के प्रूफ दे दीजिए, कोई रिम्बर्समेंट्स के प्रूफ दे दीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बाकी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं विच इंक्लूड्स योर पैन, आधार एंड पासपोर्ट वगैरह एंड फोटोग्राफ। और जब बिजनेस प्लान ले रहा है 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न विद ऑल द रिलेटेड फाइनेंशियल्स, उनके बिजनेस बैंक स्टेटमेंट्स, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स, अगर उनकी रेंटल इनकम वगैरह आ रही है तो उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ। सर, as the real estate market has grown a lot, मतलब 2.5 साल के अंदर इतनी तेजी रही है मार्केट के अंदर, एट द सेम टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है वो 6.5% से 8.5% की उसने जर्नी देखी है। ठीक है, जो हमारी अभी लास्ट डिस्कशन हुई तो इस फाइनेंशियल ईयर मोस्ट प्रॉबेबली 8.5, अभी भी
गवर्नर RBI गवर्नर ने चेंज नहीं, पॉलिसी रेट्स नहीं चेंजिंग हुए, they are constant. they are going with the same repo rate. Yeah. And going forward, I think क्योंकि अब रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर भी in terms of because the developers have increased the price at the same time, these rate of interest are operating at a steep price 8.5% पे कर रहे हैं. I think मार्केट के अंदर एक बॉटल नहीं. Let me correct you, 8.5 is the starting rate. April onwards rates have increased. In the last 2 months the rates have increased. There is no change in the repo rate. The leading private sector banks, I don't want to name in this platform, but the rates were in March 24 were 8.4. Now they're 8.65, 8.7. अच्छा, Yeah. so बढ़ ही रहे हैं. बड़े हैं because the banks are facing like अगर cost of funds बैंक की बढ़ेगी तो बैंक वो मार्जिन बढ़ाएगा. लेकिन रेपो रेट तो बढ़ा ही नहीं. रेपो रेट नहीं बढ़ा, कॉस्ट ऑफ फंड सिर्फ रेपो रेट से गवर्न नहीं होती. Okay. कॉस्ट ऑफ फंड वेरियस स्टैट्यूटरी रेशियो से भी होती है. तो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स वेयर द रेगुलेटर सेज कि जितना अगर आप लोन दे रहे हैं उसके X परसेंटेज ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट्स हैव टू बी होल्ड देयर. वो some So that's why the bankers are you will be surprised to hear most of the banks जो लोन दे रहे हैं पहली कंडीशन लगाते हैं कि लोन की EMI आप उसी बैंक अकाउंट से पे करोगे. मतलब अगर मान लीजिए मैं XYZ बैंक हूँ और आपका सैलरी आता है तो आप पहले account- आपके बैंक में, हाँ, पहले अकाउंट तो- खोलोगे आप. लोन सैंक्शन हो गया, डिसबर्समेंट से पहले डिसबर्समेंट की कंडीशन है कि जब मेरे से आप लोन डिसबर्स कराओगे तो मेरे ही बैंक में आपका अकाउंट खुलेगा हाँ, और वहीं से जाएगी EMI. बिकॉज जब आप EMI ट्रांसफर करोगे तो अपनी धीरे धीरे सेविंग, तो वो बैंकर आपको बेसिकली एक इनकरेज कर रहे हैं कि आप उनको ही अपना प्रेफर्ड बैंकिंग चैनल पार्टनर बनाइए. That's why they'll get deposit, then they can pitch in more products. So there are multiple strategies which all the banks are following. कि जब कस्टमर लोन की EMI दे रहा है एंड जिस शहरों में हम रहते हैं वहाँ की प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो लोन के प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, लोन के प्राइसेस ज़्यादा हैं, लोन के अमाउंट ज़्यादा हैं, तो EMI भी ज़्यादा है. Right. अब आप खुद सोचिए, अगर आप कोई भी समझदार इंसान अपने बैंक अकाउंट में अपनी EMI के 2 गुना तक पैसा हमेशा रखेगा. हाँ, बैंकिंग तो चलती सारी कासा के डिपॉजिट के प्रिंसिपल पे है right. कि मेरे पास अगर 100 लोगों ने पैसे रखे हुए हैं तो मेरे पास 100 के 100 लोग तो खड़े पैर आएंगे नहीं पैसा वापस मांगने के लिए. तो बैंक क्या करता है, X परसेंटेज लिक्विड अकाउंट रखता है, बाकी सारा पैसा मार्केट में फ्लोट कर देता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और जो हमारे पास ही आता है दोबारा लोन के रूप में. I understand. तो द बिगर द डिपॉजिट द लेसर इज द कॉस्ट ऑफ फंडिंग, द लेसर इज द इंटरेस्ट रेट. द लेसर इज द डिपॉजिट, द इंक्रीज इज द कॉस्ट ऑफ फंडिंग, द इंक्रीज इज द इंटरेस्ट रेट्स. तो लेकिन मैं ये क्वेश्चन था मेरा कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे बढ़ गए हैं 8.7% के आसपास आ गए हैं, एट द सेम टाइम जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं दे हैव गॉन स्टीपली अराउंड यू कैन से 2.5% व्हाट वी टॉक्ड अबाउट. तो आपको लगता नहीं है कि हर तरफ से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी राइट नाउ? प्रॉपर्टी प्राइसेस आर हाई, एट द सेम टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हाई. तो ये थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि चलो प्रॉपर्टी प्राइसेस तो ऊपर आ गए हैं बिकॉज द लैंड एक्विजिशन कॉस्ट हैज गॉन अप, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो थोड़े से नॉर्मलाइज हो कि जो एंड यूजर्स हैं एटलीस्ट दे कैन बाय. Again, it's a very bigger subject discussion, which I'll not be the right person on the platform. But मैं सिर्फ अपनी जो भी मेरी normal knowledge है उससे ये कमेंट कर सकता हूँ कि real estate not the only sector which is happening in a country, right? Infrastructure developments, various industries are going on, and RBI whenever they change the policy rate, it does not only affect real estate, it affects all the other sectors also. Right. So they have to take a very strong long-term call based on various factors, how the oil and crude industry behaving, how are the forex reserves happening. So that's why it's a very big policy decision. Right. So that's why, and they, if you see the US markets, you'll be shocked to hear 2022 December में or 2023 December में the interest rates in US home loans have increased by 4.5%. 2022 में होम लोन का इंटरेस्ट रेट, रेजिडेंशियल होम लोन का इंटरेस्ट रेट यूएस में 2.75 से 3.5% होता था. कैन यू गेस अ रेट? व्हाट इज द रेट टुडे? 7% एंड अबव. ये तो मेरे ख्याल से लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा इन द लास्ट 40 years. So that's why there are bigger policy decisions which has to be decided in a bigger platform, keeping in mind the entire country's development and various things at stake. So that's why as a small people or a small knowledgeable domain, whatever we are having, it will be difficult to comment. But yes, the good part is even if the prices are going up, it is giving you initiative also, ना. भाई प्रेशर होता है तभी तो बंदा काम ज्यादा करता है ना, कि यार चलो आज ये प्रॉपर्टी ले ली, क्या पता अगले साल नहीं ले पाऊँ. अगर आज मैंने एक प्रॉपर्टी 2019 में ली थी और मैं लोन स्टिमुलस यूज नहीं करता, आज मैं उस प्रॉपर्टी को लेने का सोच भी नहीं सकता था. I hope कि rate of interest reduce हो and it becomes easy and at the same time even the developers become mindful of what the prices they are quoting in the market. It becomes easy for the end users to buy the property. Yeah, and again, let's not forget one thing, that India is a developing country.
we are a developing country where still the numbers of the population is humongous, and the lot of grassroots developments have to be strengthened up. I think the good steps are already being taken, and when these things are percentage wise going increased day by day, year by year, right? So definitely in the coming years, it will be good thing coming up for us. Absolutely. Yeah. So I think we had a great discussion. The kind of information that you have given us on this platform, it's going to be very helpful for our viewers. In fact, मेरी बहुत सारी clarification हो गई है. मेरी pleasure is all mine. I guess knowledge का एक ही मंत्र है कि knowledge जितनी बढ़ाओ उतनी ही बढ़ती है. Right. And there is no point of view of keeping the knowledge within yourself and not helping others. Right. So thank you for coming on this platform, and we are humbled to have you on our. Pleasure is all mine. Thank you. Thank you.